अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलक्टेंट फंडामेंटलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स विद कोटेशंस। तो कल प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिलक्टेंट फंडामेंटलिज्म के बारे में, उसके टाइटल सिग्निफिकेंस को इन डिटेल देखा था। और आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा बेसिकली इसके पर्सपेक्टिव पे रहेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव वी हैव दैट इज रिलक्टेंट फंडामेंटलिज्म, यानी फंडामेंटलिज्म का पर्सपेक्टिव हमारे पास है। यानी ये जो टाइटल ही जो कल मैंने आपको बताया था रिलक्टेंट फंडामेंटलिज्म, वही इसका पहला पर्सपेक्टिव है। यानी इसके अंदर हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हाउ डिफाइन द टाइटल को डिफाइन करो, या किस तरीके से ये जो प्ले है फंडामेंटलिज्म पे फोकस करता है। तो इसको हम पहले एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। रिलक्टेंट फंडामेंटलिज्म को थ्रू द कैरेक्टर ऑफ चंगेज हमने इसको डिस्कस किया था। तो अगर आप मैं इसकी कोटेशंस नहीं मैंने आपको बताई थी, तो मैं आज इसकी कोटेशंस आपको बता देती हूँ। हमें रिलक्टेंट फंडामेंटलिज्म इसलिए भी देखने को मिलता है कि तो फंडामेंटलिज्म की कोटेशन है बाय चंगेज। वो कहता है आई डिड नॉट विश टू हैव माय पोजीशन एंड अंडरवुड सैमसन कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी मैं अपनी पोजीशन एट अंडरवुड सैमसन कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जिम उसे कहता है जब उसे स्टीरियोटाइप्स को फेस करना पड़ता है, तो जो जिम उसे कहता है यू आर वर्किंग फॉर द मैन बडी, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, कि तुम वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो तुम अपने सिर्फ फंडामेंटल्स पे फोकस करो। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो हमारे पास है वो अमेरिका ड्रीम का पर्सपेक्टिव है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जब हम अमेरिका ड्रीम को देखते हैं, तो अमेरिका ड्रीम के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कहीं चंगेज़ है कि उसके जो सारे ड्रीम्स हैं, एज एन अमेरिकन जब वो अपने आप को कंसीडर करता है, तो उसके जो सारे ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होते हैं। वो पहले तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर उसे बहुत अच्छा यानी उसका रिजल्ट आता है, ठीक है, फिर उसे अंडरवुड सैमसन के अंदर जॉब भी मिल जाती है, उसे हर कोई एडमायर करता है इवन एट द फर्स्ट डे ऑफ हिज वर्क, ठीक है। जिम उसे पार्टी पे इनवाइट करता है, फिर जिम उसे फिलीपाइंस में एक असाइनमेंट भी असाइन करता है। फिर एट द सेम टाइम ये देखते हैं ही वाज सक्सेसफुल टू फॉल इन लव विद एरिका, तो एरिका की अटेंशन को भी वो ग्रैब कर लेता है। और फिर जब वो न्यूयॉर्क से वापस आता है, तो एरिका की अटेंशन भी उसकी तरफ हो जाती है। और एट द सेम टाइम उसकी जो हम कह सकते हैं पोजीशन है इन अंडरवुड सैम्पटन, वो भी हायर हो जाती है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हैं जो हम ये देखते हैं कि इसके अमेरिकन ड्रीम्स को फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन ड्रीम्स के बारे में एक कोटेशन है, वो कहता है आई वाज कन्फाइंड टू गेटिंग अ जॉब आई वांटेड, यानी मुझे वो जॉब मिल गई जो मैं चाहता था। ये अमेरिकन ड्रीम को फोकस करता है। और एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू, माई लाइफ वॉज अ फिल्म इन विच आई वॉज द स्टार एंड एवरीथिंग वॉज पॉसिबल। ये वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक ना स्टार की तरह हो गई थी, जहाँ हर चीज़ पॉसिबल थी। नेक्स्ट हमारे पास स्टीरियोटाइप्स का कॉन्सेप्ट है। स्टीरियोटाइप्स हम देखते हैं कि जैसे ही एक स्ट्रेंजर जब इसके पास आके बैठता है, तो वो स्टीरियोटाइप्स के थ्रू वो देखता है कि जो इसका वेटर उसके पास उसके बियर्ड होते हैं, तो वो उससे डर जाता है, ठीक है। तो वो ये भी स्टीरियोटाइप हमें देखने को मिलता है कि जो वो कप से सस्पिशियस होता है कि कहीं कप पॉइजन से तो नहीं भरा हुआ, तो फिर ये कप अपने साथ रिप्लेस कर देता है चंगेज विद द कप ऑफ स्ट्रेंजर, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ भी स्टीरियोटाइप दिखाई गई है कि वो बताता है कि जब एक मर्तबा वो एरिका के साथ एक मर्तबा जब वो एरिका के साथ बैठा हुआ था, तो अपने वो फ्रेंड्स को बताता है कि उसने ख्वाब में देखा कि उसे हायर कर दिया गया है एज अ डिक्टेटर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। तो ये उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फियर महसूस करते हैं। तो यहाँ भी हमें स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है, ठीक है। फिर रात में जब प्रेजेंट की बात कर रहा होता है, यानी जब प्रेजेंट में हम देखते हैं, तो लाहौर की लाइट ऑफ हो जाती है, तो वो जो स्ट्रेंजर होता है वो डर जाता है कि यहाँ कहीं मुझे ना मेरी चीज़ों को छीन या ना लिया जाए, तो रोब ना हो जाए वो ना। तो फिर यहाँ भी स्टीरियोटाइप क्रिएट की गई है। फिर एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं आफ्टर द 9/11 वो स्टीरियोटाइप से फेस करता है, उसकी बियर्ड के थ्रू वो स्टीरियोटाइप्स फेस करता है। उसे न्यूयॉर्क के जो एयरपोर्ट होता है उस पे रोका जाता है, और बाकायदा एक सेपरेट रूम में जाके उसकी चेकिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसे स्टीरियोटाइप्स जिसकी वजह से ये देख रहा हूँ। और इसके बारे में अगर मैं आपको कोटेशन बताऊँ, तो स्टीरियोटाइप्स की कोटेशन है जो चंगेज़ की है। बेसिकली वो स्ट्रेंजर को कह रहा है जब वो फ़ील करता है फ़ियर, तो वो कहते हैं इट इज़ नॉट एज़ इफ़ इट हैज़ बीन पॉइज़न्ड, यानी वो कप के बारे में बात करें कि ऐसा नहीं कि इसके अंदर पॉइज़न है। कम इफ़ इट मेक्स यू मोर कंफर्टेबल लेट मी स्विच माई कप विद योर्स, यानी आओ मैं अपना कप तुम्हारे साथ चेंज कर लूँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ है। तो यहाँ हमें स्टीरियोटाइप्स भी देखने को मिलते हैं।
Next, we have the perspective that is diaspora. Diaspora is the most important perspective that we can also find out through the life of Mohsin Hamid and even in this novel through the character of चंगेज़। चंगेज़ का करेक्टर जब चंगेज़ मैनहट्टन में अंदर जाता है, मैनहट्टन को डिस्कवर करता है, बेसिकली डिस्कवर नहीं, मैनहट्टन को विजिट करता है, तो वो मिस करता है लाहौर के कल्चर को, ठीक है। इसके अलावा जब वो शेयर भी करता है एरिका के फादर के साथ अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स को, जिसकी वजह से जब भी वो फील करता है डिस्प्लेसमेंट या डिटैचमेंट फ्रॉम हिज फैमिली, फिर जब वो हिप में जाता है या जब एरिका के साथ जब वो पिकनिक पे जाता है तो वो अपनी फैमिली पिकनिक को रिकॉल करता है, ठीक है। डिटैचमेंट, सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। जब वो एरिका के साथ सोता है तो वो उसे ड्रीम ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को याद करता है और इवन एट द सेम टाइम 9/11 के वाक़ये के बाद जब वो दोबारा जाता है, जब वो रेज़िस्ट करता है बेसिकली, तो वो अपनी फैमिली की तो वो बार-बार याद करता है। उसका जो माइंड होता है वो अपनी फैमिली पे स्टक हुआ होता है कि मेरी फैमिली कैसी होगी, किस हाल में होगी, ये 9/11 के बाद इन्होंने कुछ किया तो नहीं होगा इनके साथ, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो हमें डायस्पोरा के देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव द concept that is identity crisis in post colonial perspective, we discuss this concept। तो आइडेंटिटी क्राइसिस हम देखते हैं कि ये जो है ये आइडेंटिटी क्राइसिस को भी फील करता है। आइडेंटिटी क्राइसिस फर्स्टली ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। वो इस तरह की ये स्कॉलरशिप पे जाता है लेकिन वो वहाँ के स्टूडेंट किसी को भी कुछ नहीं बताता कि वो स्कॉलरशिप पे जाता है। और फिर जब वो सैमसन अंडरवुड सैमसन में इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो जब वो इसका इंटरव्यू लेता है उसे पता होता है कि ये वहाँ ये स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी वो आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है अंडर द आइडेंटिटी ऑफ क्रिस व्हेन ही एक्सपोज हिमसेल्फ एज क्रिस इन फ्रंट ऑफ एरिका। तो वो अपनी आइडेंटिटी को, फिर यहाँ भी हमें इसकी आइडेंटिटी देखने को मिलती है। और एट द सेम टाइम जब वो पाकिस्तान में आता है तो वो ये कहता है कि मेरी जो आइडेंटिटी वो ऐसी है कि जैसे चेंज हो चुकी है, मैं एज अ फॉरेनर अपनी ही हाउस को, अपनी ही कंट्री को एज अ फॉरेनर देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव है जो हमें इसकी आइडेंटिटी क्राइसिस में देखने को मिलते हैं। इसके आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में वो यहाँ लिखा गया है, वो कहते हैं, यानी जो राइटर लिखता है वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेड टू अ वर्ल्ड वेयर ही, यही यहाँ रेफर कर रहा है चंगेज़ को। ट्रांसपोर्टेड टू अ वर्ल्ड वेयर ही वाज क्रिस एंड शी वाज विद क्रिस, यानी ऐसी वर्ल्ड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट है जहाँ वो क्रिस है, यानी इसकी आइडेंटिटी तो है ही नहीं, तो अपने आप को आइडेंटिटी के थोरत में क्या बात करता है, क्रिस की बात करता है, ठीक है। और फिर एट द सेम टाइम हम यहाँ भी देखने को मिलते हैं कि एक पर्सन इसे अरब समझ लेता है, तो वो कहते हैं आई एम नॉट ऑफ कोर्स एन अरब नॉर एम आई बाय नेचर, यानी वो कहता है कि मैं बाय नेचर में अरब है ही नहीं। तो यहाँ भी उसकी आइडेंटिटी में देखने को मिलती है, आइडेंटिटी क्राइसिस वो फील कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एरिका विद अमेरिका, यानी इसके अंदर हम एक जो दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जो क्वेश्चन इसके अंदर, एक तो चंगेज का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा एरिका का रिलेशन, यानी एरिका को किस तरीके से विद अमेरिका डिफाइन किया जाता है। तो चंगेज का कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, पहले हम एरिका को अमेरिका के साथ पढ़ लेते हैं। ये कि जो एरिका है ना, बेसिकली अगर आप एरिका अमेरिका को एरिका के साथ रेफ़र करो तो ए और एम ही निकाल दो, तो फिर एरिका का वर्ड बन जाता है इन अमेरिका, ठीक है। तो यही हम देखते हैं कि जो एरिका की जो जितनी भी इसकी पर्सनैलिटी है वो मैच करती है विद द रिएक्शन ऑफ अमेरिका या विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अमेरिका, हमें मैच करती देखने को मिलती है। वो किस तरह के जो एरिका है बेसिकली एक फ़ॉरेनर है, तो जो कैरेक्टर के लिए यानी चंगेज़ के लिए ये भी एक फ़ॉरेनर है और जो अमेरिका है वो भी एक फ़ॉरेनर है। एरिका बेसिकली अमेरिकन ड्रीम को रेफ़र करती है कि जिस तरीके से जो चंगेज़ के अमेरिका ड्रीम है वो पूरे पूरे हो जाते हैं, वो एरिका के साथ फ़ॉल इन लव हो जाता है। और दूसरे नंबर पे वो अमेरिका भी अमेरिकन ड्रीम को रेफ़र करती है कि चंगेज़ क्या करता है, वो सैमसन वुड के अंदर वो सक्सेसफुल होता है, जो गेट अ जॉब इन सैमसन वुड के अंदर, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसे अच्छे मार्क्स के साथ रिकॉल किया जाता है। हम देखते हैं कि जो एरिका है वो एक नॉस्टैल्जिक है, वो क्रिस के साथ ही, क्रिस हालाँकि जो मर चुका है, इसका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, इसका बॉयफ्रेंड होता है, मर चुका है, लेकिन वो क्रिस की सोचों में पागल रहती है और फिर यानी नॉस्टैल्जिक है। और अमेरिका भी हम यही देखते हैं कि 9/11 के इंसिडेंट के बाद अमेरिका भी नॉस्टैल्जिक है कि वो उसी पे फ़ोकस कर रहा है। 9/11 को वो इस्लामोफ़ोबिया क्रिएट कर देता है, अफ़गानिस्तान पे अटैक वगैरह करवा देता है, यानी स्टक है चीज़ों पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एरिका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और अमेरिका भी इसके साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही हमें देखने को मिलता है। एरिका भी यूज़ करती है चंगेज़ को, ठीक है, अपनी कम्फ़र्ट, अपनी फीलिंग्स को कम्फ़र्ट करने के लिए, अपने आप को कम्फ़र्ट करने के लिए, और अमेरिका भी इसे यूज़ करता है बेसिकली एज़ अ जेनिसरी जो इसके लिए काम कर रहा होता है।
नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव हमारे पास है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमें 9/11 का देखने को मिलता है। यानी 9/11 के इंसिडेंट कैसे था, तो ये सारे 9/11 पे फ़ोकस कर रहा है कि जो चंगेज़ है, वो जाता है, वो बेसिकली अमेरिका के अंदर वर्क कर रहा होता है और वहाँ 9/11 का इंसिडेंट हो जाता है। और जैसे हिस्ट्री के अंदर क्रिएट किया गया था, यानी हिस्ट्री में कैसा हुआ था, रियलिज़्म के कॉन्सेप्ट पे, यानी रियलिज़्म के एलिमेंट को यूज़ करते हुए हमारा राइटर इन सारी चीज़ों को हाइलाइट करता है। तो हम ये देखते हैं कि 9/11 के बाद किस तरीके से इस्लामोफोबिया क्रिएट हुआ था, स्टीरियोटाइप्स पे फ़ोकस किया जाने लगा था। लोग फ़ियर महसूस करने लगे थे मुस्लिम से, ठीक है, टेररिस्ट कहा गया था। ये सारी चीज़ें हमें थ्रू द कैरेक्टर ऑफ चंगेज़ देखने को मिलती हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमें फंडामेंटलिज़्म भी देखने को मिलता है, ठीक है, इस्लामोफोबिया भी देखने को मिलता है और 9/11 के इंसिडेंट भी देखने को मिलता है। अब हमारे पास यहाँ कुछ पर्सपेक्टिव थे, वो तो मैंने आपके साथ ओवरऑल डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कुछ पर्सपेक्टिव ऑफ पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यानी एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि इंग्लिश की लैंग्वेज को यूज़ करते-करते अपनी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स इसके अंदर ऐड कर देना, ताकि आप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर सको। ये पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर हम इसके पढ़ते हैं। यानी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जैसे कि अपने आप को डिफाइन करते थे बाय यूजिंग द वर्ड्स ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। तो इसके अंदर भी ये यूज़ किया गया है। यहाँ डायस्पोरा के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ चंगेज़ का, जैसे उसकी आइडेंटिटी को वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ओरिएंट और ओसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। ओरिएंट क्या होता है, वेस्ट को कहा गया है, ओसिडेंट ईस्ट को कहा गया है। ये एडवर्ड सैड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ओरिएंट और ओसिडेंट का, तो जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ वेस्ट जो है अमेरिका, यानी जो वेस्ट फोकस जो है ओरिएंट है, और ओसिडेंट है जो है ईस्ट, यानी दिखाया गया है चंगेज़ के थ्रू। यानी यहाँ पे जो सेटिंग रखी गई है लाहौर, उसके अदर का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। चंगेज़ अपने आप को अदर कहता है और अदर समझता है। चंगेज़ बेसिकली अदर होता भी है। और दूसरे नंबर पे एरिका को भी, जब वो अपनी मुल्क के अंदर आते हैं तो एरिका को अदर समझ के वो अपनी मदर के सामने उसको रिवील नहीं करता। हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। हाइब्रिडिटी क्या होता है कि यहाँ ब्लेंड ऑफ टू कल्चर्स, ठीक है, जिसकी वजह से एक न्यू कल्चर की डेवलपमेंट होती है, जिसके अंदर दोनों ही एग्जिस्टिंग कल्चर के ट्रेड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चंगेज़ को देखते हैं, तो चंगेज़ हमारे पास एक हाइब्रिड आइडेंटिटी है चंगेज़ की, दैट्स वाई ही फील्स आइडेंटिटी क्राइसिस। तो हम देखते हैं कि वो हाइब्रिड देखने को मिलता है। वो कहते हैं आई हैव अलार्म्ड यू। और यहाँ ये कोटेशन थी, ये वाली नहीं, मैं आपको एक और कोटेशन के बारे में बताती हूँ, जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं अपनी ही कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और आपकी कंट्री का स्पीकर भी हूँ। वो कहता है कि आई एम बोथ अ नेटिव ऑफ दिस सिटी, यानी इस सिटी लाहौर के सिटी का मैं नेटिव भी हूँ, एंड अ स्पीकर ऑफ योर लैंग्वेज, और योर लैंग्वेज बेसिकली रेफर करते हैं द लैंग्वेज ऑफ अमेरिका। तो ये हम देखते हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडिटी है। हाइब्रिडिटी के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है, एट द सेम टाइम वो डायस्पोरा के कॉन्सेप्ट को भी हाईलाइट करता है। सो दीज आर द मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो हमें देखने को मिलते हैं इन द नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। आई होप सो कि सारे कॉन्सेप्ट आपको विद कोटेशन समझ आ गए होंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी फ़लस्तीन को भी अपनी दुआ में खास याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी रिडक्टिव फंडामेंटलिज्म कंप्लीट हो चुकी हैं। चंगेज़ का करैक्टर रहता है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ-साथ मैं कुछ ये नॉवेल्स को भी स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि ये भी हमारे साथ-साथ ही कवर होता जाए। तो हम अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं। इसके बाद अगर चंगेज़ का करैक्टर को देखना हुआ तो वो और इसके अलावा इसकी कोटेशंस पे वीडियो, वैसे कोटेशन मैंने आपको सारी साथ-साथ ही बता दी हैं। तो उस वीडियो को इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। तो मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स को हाइलाइट कर लें। होप सो के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इससे पहले मैं मोहसिन हामिद पे वीडियो बना चुकी हूँ। थिएटर ऑफ एब्सर्ड पे मैंने स्टार्ट किया हुआ था, सैमुअल बेकन जो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव, जैसे कि इंपीरियलिज़्म, कोलोनियलिज़्म, नियो कोलोनियलिज़्म, डिकोलोनाइज़ेशन, पोस्ट कोलोनियलिज़्म, ये सारे पर्सपेक्टिव को हमने डिस्कस कर लिया है। उसको भी, और इसके अलावा पाकिस्तानी लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर के बहुत सारे टॉपिक्स मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।